नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 2 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले देखो, थैंक यू उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हेल्थ के बारे में पूछा। फीवर देखो थोड़ा कम है, लेकिन है थोड़ा बहुत, जितना है आप टेंशन मत लीजिए। इतना तो मैं भी नहीं सोचता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। खैर, डिस्कशन पे ध्यान दें। आज 3 इश्यूज़ हमें डिस्कस करने हैं, 2 द हिंदू के और 1 टाइम्स ऑफ इंडिया का। सबसे पहले द हिंदू का जो आर्टिकल है वो G20 से संबंधित है। G20 ग्रुप में ना टकराव है, मतलब ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, G20 ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनकी ना आपस में कुछ इश्यूज़ को लेकर ना बहुत सारे डिफरेंस हैं। मेनली यूक्रेन रशिया वार पर ग्रुप एकजुट नहीं है, डिवाइड्स हैं। डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा आर्टिकल, फेसिंग आउट द लाइन मैथ इज़ नॉट फॉर गर्ल। बोलते हैं ना, मैथ का जो सब्जेक्ट है, साइंस जो है, वो लड़कियों के लिए नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? लड़कियां कम इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड में जाती हैं हायर एजुकेशन में। डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो इस इशू से संबंधित है कि आज के समय में ना गलियों में कुत्ते बहुत हो गए हैं, डॉग्स। एनिमल लवर्स की अलग अप्रोच है, लेकिन कुत्ते के काटने की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए? फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल G20 से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन देशों की इकोनॉमी में क्राइसिस आए थे। उसके 2 साल बाद G20 बना। G20 को बने आज 24-25 साल हो गए हैं। ये जब ग्रुप बना था ना, तब ये सोचा गया था कि इंटरनेशनल इकोनॉमी से संबंधित जो इश्यूज है ना, ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित, वो एड्रेस किए जाएंगे इस ग्रुप की मीटिंग्स में। शुरू में इस ग्रुप को खास तवज्जो नहीं दी गई थी। शुरू में ग्रुप की मीटिंग्स में ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके प्रीमियर्स यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, उनकी आपस में मुलाकात भी नहीं होती थी। ज़्यादातर फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती थी। बट देखो, 2008 में फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आए पूरे वर्ल्ड में। तब इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस बढ़ गई G20 की। तब डिसाइड किया गया कि G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके प्रीमियर्स यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो आपस में मिलेंगे और रेगुलरली मिलेंगे। पहले तो रेगुलर मीटिंग्स भी नहीं होती थी। तो ये जो ग्रुप है तब से लेके अभी तक ठीक ठाक काम करता आया है ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित इश्यूज पर। बट देखो, अब इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के बीच में ना थोड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में इंडिया के बेंगलुरु में, मतलब बेंगलुरु तो इंडिया का ही है, बेंगलुरु में, क्योंकि इस बार इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, समिट होगा साल के अंत में। उससे पहले ना फाइनेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई अभी हाल ही में। बट देखो, ये जो मीटिंग हुई ना, इसमें कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो उसका। मीटिंग की समरी जरूर सामने आई। समरी में भी ना डिफरेंस आ गया। समरी में ये बोला गया कि ज़्यादातर देशों ने रशिया को कंडेम किया यूक्रेन के ऊपर वार के कारण। अब समरी में जो ये लाइन है ना, ज़्यादातर देशों ने, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, अब इस पे क्लैरिटी नहीं है कौन कौन देश इस मेजोरिटी में शामिल है जिसने G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में रशिया को कंडेम किया। इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, इंडिया का भी क्लियर नहीं है क्या इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने रशिया को कंडेम किया। आंसर है नो। देखो, इंडिया का तो ये कहना है कि इन इश्यूज पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, वार, क्योंकि ये जो G20 ग्रुप है वो इकोनॉमी से संबंधित है। राइटर कहते हैं ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है। रशिया यूक्रेन वार के कारण पूरी इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब देखो, राइटर ये बोलते हैं कि ना इंडिया की जो अप्रोच है ना रशिया को लेके, रशिया यूक्रेन वार को लेके, वो काफ़ी ढीली ढाली वाली है। इंडिया अभी तक फैन सिटिंग कर रहा है। इंडिया ना यूक्रेन का साथ दे रहा है ना रशिया का, बीच में है। इंडिया की मजबूरी भी है। बट राइटर की ओपिनियन ये है कि डायरेक्टली इंडिया को रशिया को कंडेम करना चाहिए। रशिया की आलोचना करना यूक्रेन वार के कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया USA का या फिर नाटो का साथ दे रहा है। इवन इंडिया ने भी खुद 3-4 वार लड़े हैं, 4 वार लड़े हैं। 3 पाकिस्तान के साथ में, 1 चाइना के साथ में। इंडिया ने हमेशा सामने वाले देश को ये कह के कंडेम किया है कि सामने वाला देश, चाइना या पाकिस्तान, वो UN के रूल्स की वायलेशन कर रहा है।
यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है कि आप दूसरे देश की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन नहीं करोगे, उल्लंघन नहीं करोगे। बट रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वार करके किया, रशिया अपनी फोर्सेस यूक्रेन के अंदर लेके गया, क्या यूक्रेन की सोवरेनिटी और यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन नहीं है। तो इंडिया को रशिया को कंडेम करना चाहिए, इसलिए कि रशिया ने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का वायलेशन किया है। बट देखो, हाल ही में यूएन जनरल असेंबली में ना एक रेजोल्यूशन आया था। रेजोल्यूशन का मकसद था ये सपोर्ट करना कि लास्टिंग पीस रहे यूक्रेन में, और रशिया को बोलना कि आप अपनी फोर्सेस यूक्रेन से वापस लेके जाइए। 141 देशों की 141 देशों की मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन तो पास हो गया, बट इंडिया समेत 32 देशों ने इस रेजोल्यूशन पर अपनी वोटिंग नहीं दी, एब्सटेन किया। समझ गए। अब राइटर देखो ये बोलना चाहते हैं कि अगर इंडिया रशिया को कंडेम नहीं कर रहा है ना, ये वार नहीं रुक रहा है, तो होगा क्या, वार चलता रहेगा, रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगेंगे, रशिया और ज्यादा चाइना की गोदी में जाके बैठ जाएगा, चाइना का बिल्कुल क्लाइंट स्टेट बन जाएगा, रशिया चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा हर एक मामले में, वार वेपन्स के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। क्या इंडिया ये चाहता है? नहीं, इंडिया ये कतई नहीं चाहता कि रशिया जो है वो चाइना का क्लाइंट स्टेट बने। इसलिए इंडिया को कंडेम करना चाहिए, साफ साफ रशिया को आलोचना करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ये वार रुके कैसे ना कैसे करके। अब देखो इस वार के कारण ना क्या क्या हो रहा है, ऑयल और गैस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, वर्ल्ड की जो फूड सप्लाईज और प्राइसेस हैं वो प्रभावित हुए हैं। इन रीजन्स की वजह से अफ्रीका और एशिया के लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, उनकी लाइफ और कठिन हो गई है। इस वार के कारण न्यूक्लियर रिस्क भी बढ़ गया है। ना सिर्फ न्यूक्लियर वार का खतरा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है, बल्कि खतरा यह भी है कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना 5, सब पर शेलिंग होती है, पिछले 1 साल में सब पर शेलिंग हुई है। तो जैसे गुजरात के फुकुशिमा में डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, वैसा न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं राफेल ग्रोसी, ये कहते हैं हमारी एजेंसी के जो पिलर्स हैं ना न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित, हर एक पिलर कॉम्प्रोमाइज हुआ है यहां पर यूक्रेन में, खतरा है न्यूक्लियर डिजास्टर होने का। अभी हाल ही में जब G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ना, तो यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह रिक्वेस्ट की कि इस G20 की मीटिंग के साइडलाइन पे आप हमें इनवाइट कीजिए एज ए गेस्ट, हम G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स को संबोधित करना चाहते हैं। इंडिया ने मना कर दिया। तो जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि G7 की प्रेसिडेंसी इस बार हमारे पास में है, आप यहाँ पे एज ए गेस्ट आइए और अपनी बात रखिए। तो सोच के देखिए, इंडिया खुद ही आइसोलेट हो रहा है अपनी पोजीशन के, मतलब यूक्रेन वार पे जो इंडिया की पोजीशन है ना, उस पोजीशन की वजह से इंडिया अपने कुछ अच्छे मित्र देशों के साथ में डिफरेंस लेके आ रहा है। जैसे जापान है, जापान के साथ तो इंडिया की बढ़िया बनती है, लेकिन जापान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया, जिसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं यही चीज़ है कि इंडिया ने यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर को एज ए गेस्ट इन्वाइट नहीं किया कि आप गेस्ट आके इस मीटिंग को संबोधित कीजिए। अब देखो सबसे बड़ी आयरनी ये है कि पिछले साल की जो प्रेसिडेंसी थी ना वो इंडोनेशिया के पास थी, उस समय इंडिया ने बल्कि हेल्प की थी कि G20 के मेंबर कंट्रीज किसी एक बात पर पहुंचे, जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो सके, कंसेंसस आए, तब इंडिया ने ये मदद की थी। तब प्रधानमंत्री मोदी की जो स्टेटमेंट थी ना पुतिन को, नाउ इज नॉट टाइम ऑफ वार, मतलब अब युद्ध का समय नहीं है, उस पर काफी चर्चा हुई थी। बट अब चूंकि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ऐसा ना हो जाए कि जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रही बल्कि ग्रुप और डिवाइड हो गया और सहमति नहीं बन सकी जॉइंट स्टेटमेंट को लेके या फिर दूसरे इश्यूज को लेके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ये कई बार बोलते हैं ना कि आपने जैसे कई बार ये आम भाषा में ये बोला जाता है कि आपने बल्कि दूसरों की मदद कर दी पेपर क्लियर करवाने में, लेकिन खुद का पेपर नहीं निकला। तो इंडिया के साथ वैसा ना हो जाए। इंडोनेशिया की मदद की थी कि G20 के ग्रुप में फाइनल स्टेटमेंट निकल के आए, लेकिन खुद का पेपर देने की बारी आई, यानी खुद के पास प्रेसिडेंसी जब आए तब ग्रुप के बीच में डिफरेंस ही रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। पानी पी लेता हूं मैं, 1 सेकेंड। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो
गर्ल्स स्टूडेंट्स कितना मैथमेटिक्स या साइंस की तरफ जाती हैं उस इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में ना काफ़ी अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे देखो, दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 बॉय हैं क्लास 7 के। इन्होंने बोला कि मैं मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बनना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट 2 से पूछा, जो कि एक लड़की हैं क्लास 7 की, इनसे पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। देखो, ये पता लगा, इनफॉर्मेशनल डिस्कशन हुई थी स्कूल स्टूडेंट्स के साथ में। विलेज का नाम नहीं दे रखा, बिहार का एक विलेज है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी इच्छा प्रकट की ना, ज़्यादातर लड़कों का ये कहना था कि हम साइंस में जाना चाहते हैं। मतलब ज़्यादा लड़के एज कंपेरिजन टू लड़कियां मैथमेटिक्स और साइंस की तरफ जाना चाहती थी, समझ गए। और जो लड़कियां जिनका साइंस में भी इंटरेस्ट था ना, उनका इंटरेस्ट लाइफ साइंस की तरफ ज़्यादा था बजाय कि फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी जैसे, फिजिकल साइंस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज़ें। तो लड़कियों का ज़्यादा इंटरेस्ट जिन लड़कियों का इंटरेस्ट साइंस में होता है ना, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी में सामने आया, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में। अब देखो, एक चीज़ ये सामने आई सर्वे में कि लड़कियां ना नॉर्थ इंडिया में लड़कों के अपेक्षाकृत थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म करती हैं मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में। फिर से बोलता हूँ रिफ्रेम करके, नॉर्थ इंडिया के राज्यों में जो लड़के हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, जबकि साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग तो बोल सकते हैं कि इसके लिए लड़कियों की एबिलिटी जिम्मेदार है, कि लड़कियां कम सक्षम हैं लड़कों के मुकाबले में, इसीलिए वो मैथमेटिक्स और साइंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अगर देखो ऐसा होता तो फिर साउथ इंडिया में ट्रेंड उल्टा क्यों होता? वहाँ पे लड़कियां क्यों अच्छा परफॉर्म करती हैं लड़कों के मुकाबले में मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में? तो इसके पीछे ना कहीं सोशल नॉर्म्स और कल्चर भी जिम्मेदार हैं। शुरुआत से ही लड़कियों को ये बोला जाता है कि आप साइंस में मत जाइए, आप आर्ट्स में जाइए। इवन देखो, एक वो है ऑनेस्टली एक बात बोलूं, मेरे साथ जो क्लास 10th में कुछ गर्ल स्टूडेंट्स थी, अच्छा परफॉर्म करती थी, मतलब उनके मार्क्स बढ़िया आते थे, मेरे बराबर ही थी। आप यूँ मान लीजिए एवरेज से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के मेरे मार्क्स आते थे, मान लीजिए 85-80% इतने के आसपास। तो उनके भी मार्क्स इतने ही आते थे। मैंने साइंस लिया बट उन्होंने आर्ट्स लिया। तो उस चीज़ से आज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि लड़कियों को ना शुरू से ये सिखाया जाता है कि आप आर्ट्स में जाइए, और लड़के जो हैं वो ज़्यादा जाएंगे साइंस में, इंजीनियरिंग में, इन फील्ड्स में। तो ये जो सोशल नॉर्म्स है ना, शुरू से ही परिवार, टीचर्स, आसपास के पड़ोसी, ये लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं कि आपका साइंस में जाना सही नहीं है, आप हिस्ट्री में जाइए, आप आर्ट्स में जाइए, आप कॉमर्स में जाइए, वहाँ पे आप जाओगे तो ज़्यादा सही है। इसी वजह से आप ना किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछिए या फिर मेडिकल स्टूडेंट से पूछिए, उनके बैच में ना लड़कियों की संख्या आपको कम मिलेगी। वो शायद इसीलिए क्योंकि सोशल नॉर्म्स भी जिम्मेदार हैं इसके पीछे। जबकि नॉर्थ इंडिया में ऐसे सोशल नॉर्म्स और कल्चर ज़्यादा हैवी है कि लड़कियों को साइंस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, जबकि साउथ इंडिया में नहीं है। इसी वजह से साउथ इंडिया में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कर अच्छा परफॉर्म करती हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या भी अच्छी है। इवन एक एग्जांपल देते हैं, राइटर की एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एक वीडियो डली, कमेंट्स भी ऐसे ही थे कुछ कि लड़कियां जो हैं वो मैथ में अच्छी नहीं होती। इवन टीचर्स भी, मेल जो टीचर्स हैं ना, वो भी कई बार इस प्रकार की धारणा लड़कियों में विकसित कर देते हैं कि आप इतना अच्छा कैसे हो मैथ में तो लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा कैसे? शुरू से इस प्रकार की सोच के साथ जब समाज चलता है ना, तो जाहिर तौर पे फिर लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस बात को देखो स्वीकार करती है कि स्कूलिंग में ना जेंडर रिलेटेड गैप्स हैं। मतलब लड़कियां जो हैं स्कूल में ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है, उनका कंटिन्यू नहीं कर पाती, इनरोलमेंट भी कम रहता है। लेकिन ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस चीज़ को पर्टिकुलरली एड्रेस नहीं करती कि लड़कियां साइंस और मैथमेटिक्स की तरफ कम जाती हैं या फिर थोड़ा कम परफॉर्म करती हैं। ऐसा क्यों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना टीचर्स के लिए जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग की बात कही गई है कि टीचर जेंडर सेंसिटिव होकर बातें करें, लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंस ना क्रिएट करें।
इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जेंडर इंक्लूसिव फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है ताकि स्टेट इस फंड को यूटिलाइज करें और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन इंप्लीमेंट कर सकें। जैसे कि देखो, समाज को मोटिवेट करना कि आप लड़कियों को भेजिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ड्रॉप आउट मत होने दीजिए, ये सब चीज़ें। इसके अलावा देखो, एनसीईआरटी के द्वारा ना एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें भी ये बात माना गया कि जेंडर में डिस्पैरिटीज़ हैं, लड़कियों का एनरोलमेंट कम होता है, लड़कों का ज़्यादा होता है। बट देखो, सीधा सीधा हम अगर इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे ना कि मैथमेटिक्स और साइंस में लड़कियों की परफॉर्मेंस ख़राब क्यों है या फिर बाद में हायर एजुकेशन में उनका एनरोलमेंट कम क्यों है, तब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं कर सकेंगे। एबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लड़का लड़की दोनों एक समान है, साइंटिफिकली अब ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पे कल्चरल नॉर्म्स जिम्मेदार हैं, सोशल नॉर्म्स जिम्मेदार हैं, जो बेकार के मिथ समाज में है ना कि लड़कियाँ को मैथ में नहीं जाना चाहिए, वो मिथ और धारणाएं जिम्मेदार हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। कैसे काउंटर होंगी ये धारणाएं? जैसे देखो, जो महान फीमेल मैथमेटिशियंस हैं उनका जिक्र किया जाना चाहिए टेक्स्ट बुक्स में, और मैथ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें फीमेल नाम आने चाहिए। फीमेल रोल मॉडल्स जो हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, उनको हाईलाइट किया जाए। इससे क्या होगा, समाज में सोच बदलेगी, पेरेंट्स की सोच बदलेगी, टीचर्स की सोच बदलेगी, पड़ोसियों की सोच बदलेगी, जी सबकी सोच बदलेगी। तो ये सजेशन है राइटर का कि कल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं, एथिक्स का देखो बढ़िया आर्टिकल है, कैसे कल्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हैंडल किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डॉग बाइट्स के केसेस से संबंधित है, डॉग बाइट के, कुत्ते के काटने के। देखो, गलियों में जो स्ट्रे डॉग्स हैं ना उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। कोझिकोड में हाल ही में ये ब्रूटल अटैक किया कुत्ते ने, जिसमें सामने वाला पर्सन जिसके ऊपर अटैक किया गया था बुरी तरह से घायल हो गया। तो मतलब ऐसे केसेस डेली बेसिस पे आप अखबारों में इधर उधर सुनते रहते हो। कैसे इस संख्या को काउंटर किया जाए? देखो, राइटर कहते हैं सबसे पहले तो ना, पहले क्या होता था, पहले ना जो म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं कुत्तों को एक लाइन में खड़ा करके मार देती थी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं। आज के समय में एनिमल राइट्स को लेकर काफ़ी जागरूकता है, हमारे देश में ये चीज़ें बैन हैं। तो सॉल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन से फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते जो डॉग्स हैं। बट देखो ना, प्रॉब्लम डेटा की है। अगर आपको स्टेरिलाइजेशन से डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ना, तो निश्चित डॉग्स की स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए। बट ना डेटा ही नहीं है कि किस सिटी में कितने कुत्ते हैं, उससे संबंधित डेटा ही नहीं होता। मान लीजिए सिटीज़ में एक पर्टिकुलर सिटी में कुत्ते की पॉपुलेशन है 2 लाख, स्टेरिलाइजेशन हुआ है सिर्फ 20,000 का, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले ना कुत्तों की पॉपुलेशन संबंधी डेटा होना चाहिए। आमतौर पे होता क्या है, एक एवरेज मान के चलें तो 36 ह्यूमन बींग्स के पीछे एक कुत्ता होता है, मतलब स्ट्रे डॉग्स की हम बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। अब देखो, कुछ डॉग्स को ना रेबीज होता है, कुत्ते काटने से फिर जिस डॉग को रेबीज है वो वायरस ह्यूमन बींग में भी एंटर कर जाता है। अब उस पर्सन को पानी से डर लगने लगता है, लाइट से डर लगने लगता है, काफ़ी बार डेथ भी हो जाती है। तो रेबीज को एलिमिनेट करने के लिए भी हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान है, 2030 से पहले कुत्तों की ये रेबीज की प्रॉब्लम को समाप्त करना है। बट कुछ ही राज्यों के द्वारा अभी तक इस मामले में सही ढंग से काम किया गया है जो रेबीज को एलिमिनेट कर पाए हैं, लेकिन बाकी राज्यों में रेबीज के केस अभी भी सामने आते हैं। अब इसके बाद राइटर ये भी कहते हैं, कई बार जो एनिमल लवर्स होते हैं ना वो कुत्तों को खिलाते हैं। अब कुत्तों को खिलाना गलत बात नहीं है, बट ना एक स्टैंडर्ड, एक मैकेनिज्म के हिसाब से स्ट्रे डॉग्स को खिलाया जाए, जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस हो वहीं पे खिलाया जाए, और म्यूनसिपल बॉडीज़ के साथ मिलकर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है कि उनका रख रखाव तो हो, लेकिन एक निश्चित दायरे के अंदर, एक निश्चित टेरिटरी के अंदर। क्योंकि अगर देखो, स्ट्रे डॉग से एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं ना, तो माइग्रेशन करने के बाद में वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो फिर स्टेरिलाइजेशन का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। तो ना थोड़ा एक मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि जो एनिमल लवर्स हैं वो खिला रहे हैं डॉग्स को, कहाँ पे खिला रहे हैं, और जहाँ पे खिला रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा देखो, जो स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग्स का प्लान होता है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फंड्स जितने एलोकेट होते हैं उतने यूटिलाइज नहीं होते, उतने डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन नहीं होता। इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो डॉग्स की बढ़ती जा रही है। तो ना इस पर कुछ नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, कुछ देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए,
जैसे कुछ देशों ने, जैसे यूरोप में कुछ देश हैं, उन्होंने तो स्ट्रे डॉग्स को बैन कर दिया है और बहुत सख्त प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है कि इवन पेट डॉग्स में भी रेबीज नहीं होना चाहिए या फिर वो भी दूसरे को ना काट सकें। ऐसी सख्त प्रैक्टिसेस को यूरोप के कुछ देशों में फॉलो किया गया है। मैक्सिको जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने भी स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है और रेबीज जो फैलता है डॉग के काटने से, उसको कंट्रोल कर लिया है। इंडिया भी ऐसा कर सकता है, लेकिन जहां जहां पॉलिसीज में गैप्स है ना, उनको फिल करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डॉग बाइट से संबंधित और डॉग की पॉपुलेशन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।